Hello to all of you guys and welcome everyone to the Unacademy channel Rank Up, and here your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am with you, and we are going to go ahead with the today's session. So hello everyone, I hope आप सब लोगों ने जल्दी से ज्वाइन कर लिया हो सेशन को, क्योंकि आज मैम आप सब लोगों से डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट आर इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से हम के सी के बारे में पढ़ सकते हैं, के पी के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या है ये, किस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज इसके एप्लीकेशन पार्ट ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है। सो आज का जो सेशन होगा वो हमारा सब कुछ बता देगा केपी और केसी के बारे में कि आखिरकार ये है क्या। सो लेट्स गो अहेड, क्योंकि अगर आपको ये समझ आता है तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। हम अपना आज का सेशन यहाँ से बिगिन करने वाले हैं गाइस, सो लेट्स गो अहेड। Here is your session. So here's your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am with you and on your channel Rank Up. So let's go everyone. So as you can see कि अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी के प्लस क्लासेस में यू ऑल नो कि आपको मिलते हैं बहुत सारे लाइव क्लासेस और स्ट्रक्चरल अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। और अगर आइकॉनिक बैचेस की बात करें तो आइकॉनिक पे मिलती है आपको पर्सनल गाइडेंस, यू आर गोइंग टू गेट एक्सपर्ट गाइडेंस हियर एंड स्टडी मटेरियल। तो ये सब कुछ आपको आइकॉनिक बैचेस पे मिलता है। प्लस बैचेस में आप देख सकते हैं 12 मंथ्स पे आपको मिल रहा है 54% का ऑफ, 18 मंथ्स पे आपको मिलता है 62% का ऑफ, और अगर आप ये कोड HELA20 का कोड को यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% और भी ऑफ मिलता है। इतना ही नहीं गाइस, अगर हम आइकॉनिक बैचेस की बात करें तो आइकॉनिक के 18 मंथ्स पे आपको 30% का ऑफ मिलेगा, एंड बाय यूजिंग दिस कोड HELA20 आपको एडिशनल 10% का और भी ऑफ मिलता है। तो ये है मैम का रेफरल कोड विच इज HELA20, जिसका यूज करके आपको मिलता है अनअकैडमी पे 10% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो बस इसी सुपर पावर के साथ हम अपना सुपर डुपर सेशन को बिगिन करने वाले हैं। So are you all ready everyone कि क्या होता है केपी और केसी? Everyone is excited to know about this. अगर आप अनअकैडमी के ITJ या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को लेते हो तो गाइज आपको मिलता है यहाँ पे ब्रांडेड स्टडी मटेरियल और 12, 18 एंड 24 मंथ्स के कोर्सेज पे, एज वेल एज आप सब मैम की प्रोफाइल पे जाके मैम को अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो यू ऑल गाइज कैन फॉलो मैम ऑन अनअकैडमी ऐप by pressing the follow button on my profile. ओके सो लेट्स गो अहेड, हम आज का यहाँ पे सेशन बिगिन करेंगे। सो जैसा कि आप सब लोगों ने मैम के फर्स्ट सेशन में देखा होगा, मैम ने वहां पे आपसे डिस्कस करा था कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर पहुंचे थे, है ना। हमने वहां पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। एज वेल एज हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रॉम द लॉ ऑफ योर केमिकल इक्विलिब्रियम हम किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो ये मैम ने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, यूजिंग द पार्शियल प्रेशर्स राइट द इक्विलिब्रियम लॉ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं आप, और यूजिंग योर कंसंट्रेशन टर्म। ओके, आपको मैम यहाँ पे ओनली अभी कंसंट्रेशन के फॉर्म में बोलेंगी, तो आप अगर पार्शियल प्रेशर नहीं लिख सकते तो आप अभी कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन को लिखने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड। आप सबको पता है, अगर हम केसी की बात करेंगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द कंसंट्रेशन ऑफ HI raised to the power 2 by the, isn't it, concentration of product to the concentration of reactant raised to their powers which are equals to the stoichiometric coefficient। इसी तरीके से आप लिखते थे केसी को, सेम यहीं पे हम करने वाले हैं। आपने पहले यहाँ पे देखा कि प्रोडक्ट कौन है आपका HI की पावर कौन है 2, तो आपने वही जो HI का जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही यहाँ पावर बन जाएगा। फिर आप देख सकते हैं उसको डिवाइड करेंगे आप किससे, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडाइड ये दोनों ही आपके रिएक्टेंट है, इनके कंसेंट्रेशन से आपने डिवाइड करा रेज टू द पावर, और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 1, क्योंकि 1 ही उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो आप इसको केसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना ही है, तो आप इस कंसंट्रेशन टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बाय द प्रेशर। हम किससे रिप्लेस करेंगे इस कंसंट्रेशन टर्म को, बाय द पार्शियल प्रेशर। क्यों हम ऐसा कर देते हैं ये भी हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड, ये मैम ने आपको बता दिया, अभी हम थोड़ी देर में ये चीज को कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, सिमिलरली हियर यू कैन सी, सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर केसी। अगर मैम यहाँ से केसी पूछ रही है फॉर द गिवन रिएक्शन, आप यहाँ पे इसको केसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं एज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2
product raised to the power equals to the stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to the power equals to the stoichiometric coefficient. तो इस तरीके से आप Kp और Kc के एक्सप्रेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं. अगेन अगर आपको इनको प्रेशर के टर्म्स में ही लिखना है तो आप कंसंट्रेशन को, जैसा मैम ने आपको कहा, यू कैन रिप्लेस इट बाय द टर्म पार्शियल प्रेशर. तो हम कंसंट्रेशन टर्म को पार्शियल प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. सो अभी हम देखेंगे हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं. सो यू ऑल नो कि PV इज इक्वल्स टू फ्रॉम योर आइडियल गैस इक्वेशन, है ना. ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन हो गई. तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं दैट PV इज इक्वल्स टू nRT. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं. यस और नो. So now you all know this number of moles by volume is ultimately what your concentration term, molar concentration. So what you have is P is equals to your molar concentration into RT. Now for a particular reaction at a constant temperature, you can see ये सारा कुछ आपका क्या हो चुका है, constant ही हो चुका है. R is already a constant. एक fixed temperature पे आप बात कर रहे हो, so this is again your constant. So what you can simply say, आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आप पार्शियल प्रेशर को किससे रिप्लेस करने वाले हैं. यू आर गोइंग टू रिप्लेस द पार्शियल प्रेशर विद द मोलर कंसेंट्रेशन. आप पार्शियल प्रेशर को मोलर कंसेंट्रेशन से यहाँ रिप्लेस कर दोगे. तो यहीं से हमें पता चला कि ये जो दोनों हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, इन दोनों ही एक्सप्रेशन को हम किस टर्म्स में लिख सकते थे, प्रेशर के टर्म्स में. तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जैसे इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे, सो यू हैव प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर by the pressure of hydrogen by the pressure of iodine. इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे. Now ये जो C था जो कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था अभी, अब ये जो K है और इसके पास क्या आ जाएगा P. तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K और P क्या दिखा रहा है, इज फॉर द प्रेशर. इज इट क्लियर. इस तरीके से हमने Kp का भी एक्सप्रेशन लिखा. हमने देखा हम कंसेंट्रेशन टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, बाय अ प्रेशर टर्म, दैट इज पार्शियल प्रेशर से. तो जो आपका Kc था वो ही आपका Kp में कन्वर्ट हो गया. इज इट क्लियर एवरीवन. नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे आपने ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा. अब आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, बाय द पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर कर देंगे बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 टू द पावर 1. और अब जो Kc है दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय योर Kp, है ना. तो इस तरीके से आपके पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाते हैं, वन इज Kc एंड वन इज Kp विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. जब गैसेस के लिए स्पेशली हम बात करते हैं, सो वी यूज द टर्म ऑफ प्रेशर वन. और जब भी हम अगर लिक्विड्स के बारे में बात करें, एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, तो हम वहां पे Kc के टर्म को यूज करते हैं. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रेशर ही अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द कंसंट्रेशन टर्म. क्लियर एवरीवन. सो नाउ लेट्स सी. So here we are going to see कि क्या था हमारा Kp. अगर आप देखिए ये सब कुछ अगर हमने कहा कि A, B, C और D आपके पास एक जनरल रिएक्शन आपने ले लिया. So this is a general reaction. ठीक है, आपने इसको किसके टर्म्स में लिखा, Kp के टर्म्स में. So what you can write here, Kp is what? Kp is equals to partial pressure where P is representing what? Partial pressure. P क्या दिखा रहा है आपका, पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. Is it clear? सो ये हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C, isn't it? तो C आपका क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते थे, बाय द रिएक्टेंट लिखते थे. तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज्ड टू द पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज्ड टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज्ड टू द पावर B. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. यस और नो. तो अगर हमें ये Kp को लिखना सबको आया, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, what we will check that what is the relation. Now what we are going to check कि क्या relation होता है between Kp and Kc. तो Kp और Kc के बीच में क्या relation होता है, इसको हम यहाँ से स्टडी करेंगे. ओके, सो आई थिंक Kp का एक्सप्रेशन सब लोगों को लिखना आ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है. अब देखिए आप सब जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. सो वी ऑल नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन that what we can write, हम यहाँ पे Pc को, तो you all know PV is equals to nRT होता है ना. तो अगर हम Pc को रिप्लेस करना चाहें तो हम यहाँ पे N by VRT को लिख सकते हैं. Now you all know N by VRT is what your concentration.
है ना। तो हम यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ सी लिख सकते हैं और आर टी लिख सकते हैं। तो अब देखिए आप पीसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू कैन रिप्लेस पीसी बाय दिस कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक दिस, जस्ट सिमिलर टू दिस, हम क्या कर सकते हैं गाइज, हम पी सी की जगह हम पी डी को भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट द कंसेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे पी ए को भी लिख सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, और आप पी किसको लिख सकते हो, पी बी को भी लिख सकते हो, यस और नो। अब हम इसी इक्वेशन में पी सी, पी डी, पी ए और पी बी की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए जैसे ही आपने इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, तो आपने क्या करा, केपी के पहले आपके पास प्रेशर था, सी रेज टू द पावर सी था, है ना। यहाँ पे आपके पास प्रेशर ऑफ डी था टू द पावर डी, तो आपने यहाँ पे प्रेशर की जगह क्या लगा दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी आर डी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी आर टी टू द पावर डी। नीचे आपने देखा था क्या लिखा था आपके पास, प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए एंड प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, है यही आपके पास था केपी। आपने इन सब प्रेशर को किससे रिप्लेस कर दिया, बाय योर कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं किस तरीके से आए। नाउ व्हाट यू कैन सी, ये आपने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साथ ले लिया। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, आपको देख सकता है आर टी की पावर सी प्लस डी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आर टी की पावर ए प्लस बी। सो व्हाट यू कैन राइट, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यस और नो। तो हमारे पास ये जो है C और D और A और B, what are these? These are your number of moles, है ना। ये आपके क्या थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स थे। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है, और ये हम सब जानते हैं, ये किसके बराबर हो गया आपका, K C के बराबर। सो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन आ रही है और जिसका हमें यूज करना है, वो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, दैट इज Kp इज इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो ये आपके पास निकल के आ जाती है आपकी इक्वेशन, ओके, जो बताता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। किस तरीके से ये इक्वेशन हमारे लिए हेल्पफुल है, हम इसको भी देखेंगे। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज दिस डेल्टा एन, सो डेल्टा एन इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मोल। और देखिए ये जो है ये जी लेंगे हम, दैट इज ओनली वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर द गैसियस मोल्स, ओके। यहाँ पे हम किसको कंसिडर करेंगे, गैसियस मोल्स को कंसिडर करेंगे of product and reactant. So number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आप कब लिख रहे हैं, जब आप Kp की बात कर रहे हैं, है ना। So what is delta Ng is the number of moles of product minus gaseous moles of reactant, और जो R होगा this is going to be a 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल के टर्म्स में लिखेंगे, यूज करेंगे। Is it clear all of you? We will see lot of question based on this. इस इक्वेशन के ऊपर हम बहुत सारे इक्वेशन देखने वाले हैं, बट उससे पहले ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि कौन सी इक्वेशन और किस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास आई। Is it okay guys? तो हमने देख लिया how we are going to get Kp is equals to Kc RT to the power delta Ng। अब देखिए यहाँ पे मैम आप लोगों के लिए बहुत सारे रिएक्शंस लिखेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेल द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल मैम सबसे पहले आपको रिएक्शन दे रही है, H2 plus I2 is in equilibrium with your H twice of HI। So what you can see, आपको अगर मैम यहाँ पे बोले Kp का एक्सप्रेशन लिखे, बिकॉज दीज आर योर गैसेस, कि आपकी गैसेस है तो आप इसके लिए किसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट, आप इसको लिख सकते हैं HI raised to the power 2 by H2 और I2, yes or no everyone, ये आप सबको लिखना आ चुका है एक्सप्रेशन। नाउ अगर मैम आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन हियर, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, सो हाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट, सो आप देख सकते हो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो यहाँ पे डेल्टा N क्या निकलेगा आपका, सो व्हाट यू कैन से 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस यू कैन अगेन सी दैट इज 2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे आप डेल्टा N देख सकते हो किसके बराबर आ रहा है, 0। So what we can say कि यहाँ पे आपका Kp is equals to Kc ही हो जाएगा। Is this is clear everyone? क्या ये सबको समझ आया? तो कहाँ कहाँ पे आपका Kp और Kc दोनों बराबर आएंगे, जहां पे भी आप देखेंगे आपका डेल्टा Ng जो है चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। ओके, सो लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा, so on decomposition of calcium carbonate, what you are going to get is calcium oxide with the release of your CO2 gas. यहाँ पे आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉलिड. अब अगर मैम आपसे पूछती है राइट द केपी एक्सप्रेशन, और आप केपी जब लिखोगे और उसके बाद केपी और केसी का रिलेशन निकालिए. तो जब हम यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो व्हाट वी नो कि सबसे पहले देखिए हम केपी लिख रहे हैं, तो एक्चुअली हमें ये सब कुछ किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, प्रेशर. सो इट्स बेटर टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ योर प्रेशर. यस और नो? तो हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, प्रेशर को ही यूज करेंगे. सो प्रेशर ऑफ HI, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन and the pressure of I2. Is it clear everyone? Just like this, यहाँ पे भी अब हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिखेंगे. तो अब हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में, बिकॉज इट इज अ सॉलिड, तो यहाँ पे जब भी आपके पास सॉलिड होगा, ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू कंसिडर, उसकी वजह से नो प्रेशर इज गोइंग टू बी देयर, नो पार्शियल प्रेशर, तो आप उसको कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. ओनली वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द गैसेस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट यू हैव इज द प्रेशर ऑफ CO2. ओके, दैट्स ऑल. सो Kp इज इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ CO2, बिकॉज ये भी आपका सॉलिड है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा. इस तरीके से यू कैन राइट फॉर द Kp एक्सप्रेशन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशन, तो क्या रिलेशन आएगा, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng. अब आप देख सकते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स 1 - 0. यहाँ पे कोई मोल्स नहीं है प्रोडक्ट के. There is, sorry guys, so there is no gaseous product, so what you can write here is 1 only. So what we get is Kp is equals to Kc RT. This is the relation for your this particular equation. Are you all getting this? आप सबको यहाँ तक आ गया कि किस तरीके से हम Kp Kc का रिलेशन लिख सकते हैं, as well as हम यहाँ पे उनका रिलेशन भी बता सकते हैं और उनका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं. चलिए मैम आपको एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हम यहाँ पे एक और इक्वेशन ले लेते हैं ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. देखिए आपने जब एस्टर लिया, सो व्हाट यू हैव इज CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. आपने एस्टर ले लिया, आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, यू आर गोइंग टू गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH along with C2H5OH. है ना, आपको एसिड भी मिल गया और अल्कोहल भी मिल गया. अब आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड, दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड एंड दिस इज ऑल्सो इन द प्योर लिक्विड स्टेट. जब सारे ही आपके लिक्विड स्टेट में है, नो नन वन इज इन द गैसियस स्टेट, तब आप देखोगे आप यहाँ पे डायरेक्ट किसका एक्सप्रेशन लिखोगे, यू विल गो फॉर द कंसेंट्रेशन टर्म. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Kc के रिस्पेक्ट में लिखोगे. और अगर अब आप Kc लिखोगे, सो व्हाट यू हैव इज द प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका दिस, as well as product is your C2H5OH divided by the concentration of product of the concentration of reactant. So reactant is your ester, as well as यहाँ पे आप क्या लिखोगे, H2O को भी कंसिडर करोगे, क्योंकि सारे ही आपके लिक्विड्स है ना. तो आप यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc का. अब देखिए यहाँ पे क्या हम Kp का और Kc का रिलेशन लिखेंगे, so there will be no relation between the Kp and Kc, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट गैसियस है ही नहीं. हम Kp की बात ही तब करेंगे जब हमारे पास वन ऑफ योर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट. जब एक भी प्रोडक्ट गैसियस में है ही नहीं, तो हम वहां पे क्यों Kp का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली गो विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. आई होप नाउ एवरीवन गॉट कि किस तरीके से हम Kp और Kc के एक्सप्रेशंस को लिखते हैं. नॉट ओनली दिस, हम यहाँ पे Kp और Kc की यूनिट की बात कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन से दैट यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc डिपेंड्स ऑन डेल्टा Ng. वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका डेल्टा Ng की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. सो हाउ यू कैन से, अगर आप Kp की वैल्यू देखोगे, सो व्हाट यू हैव हियर इज यूनिट इज प्रेशर की ATM to the power delta Ng. Similarly here अगर आप Kc की बात करोगे, तो कंसेंट्रेशन की यूनिट यू ऑल नो मोल्स पर लीटर to the power delta Ng. That's all. इस तरीके से जो भी आपके पास Kp और Kc होगा उसकी यूनिट आपको मिल जाएगी. Clear? So here this is how you can go. Not only this, what we can predict from Kp and Kc, ये भी हम देख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए अगर
For example, let's take the first case. When I'm saying you are calculating the delta Ng and delta Ng is a positive value. Okay, इसका मतलब क्या है? That means number of moles. है ना? Delta Ng is what actually? Delta Ng is the difference of the number of moles of product minus number of moles of reactant. तब हमने कहा अगर delta Ng की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, so what I can say ultimately that number of moles of product here is going to be greater than the number of moles of reactant. Yes or no guys? ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे number of moles हमारे product के ज्यादा थे reactant से. So what we can say कि Kp is equals to Kc RT to the power, यहाँ पे क्या है आपकी positive value है ना? So delta Ng. तो इस जगह पे हम कह सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, डेल्टा Ng ज्यादा है, so your Kp is also going to be greater than Kc. तो जब आपके पास आप देखोगे डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप क्या कह सकते हैं दैट Kp is going to be greater as compared to your Kc. That right or not? Just similar to this, अगर आपके पास डेल्टा Ng क्या आ रही है नेगेटिव, और डेल्टा Ng नेगेटिव कब आएगी? जब आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इज ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. जब ये वाली कंडीशन होगी, है ना, ये सेकेंड सिचुएशन हो गई. अब जब भी आपके पास सेकेंड सिचुएशन होगी, सो व्हाट यू हैव इज Kp इज इक्वल्स टू Kt, और यहाँ पे आप देखोगे Rt टू द पावर माइनस में चला जाएगा ये डेल्टा Ng. सो यहाँ से देख के हम क्या बता सकते हैं, इन सच केसेस व्हाट वी कैन से कि Kp की वैल्यू इज लेस देन योर Kc. ऐसे केसेस में Kp विल बी लेसर देन योर Kc. यस और नो? और अगर हम थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में अगर हमने कहा डेल्टा Ng आपका जीरो हो रहा है, डेल्टा Ng जब जीरो होगा तो व्हाट यू कैन से Kp इज इक्वल्स टू Kc Rt टू द पावर जीरो विच इज 1. सो देयरफॉर ऐसे केसेस में आप कहोगे कि Kp और Kc की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन रिपोर्ट द रिलेशन, किस तरीके से Kp और Kc में रिलेशन आएगा विद द हेल्प ऑफ योर डेल्टा Ng वैल्यू. आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से डेल्टा Ng के बारे में हमें पता चलेगा, और डेल्टा Ng डिसाइड करेगी आपकी यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, एंड हाउ इट इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन सी वैल्यू कब बड़ी होने वाली है, क्या Kp बड़ा होगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए या Kc. अगर इतना आप सबको समझ आया तो मैम को फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, सो दैट हम आगे का टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करेंगे. आज का जो सेशन है ये पूरा का पूरा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है. ओके, सो लेट्स गो अहेड. सो नाउ वी कैन से कि जब भी हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास जब भी हम एक प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की बात करने वाले हैं, तो जब भी हमारे पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होगा, प्योर सब्सटेंस की एक्टिविटी में चेंज नहीं होगा. इट मींस उसका जो कंसेंट्रेशन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम हमेशा क्या लेंगे, 1 ही कंसिडर करेंगे. So therefore these are taken to be unity. ये हमेशा क्या लिए जाते हैं, 1 ही लिए जाते हैं जब भी आपके पास क्या होगा, प्योर सॉलिड और लिक्विड होगा. यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, आप उसको नहीं कंसिडर करते अपने इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में भी. ओके, सो हियर यू कैन सी, अगर हमने ये रिएक्शन लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में. मैम आपको पहले ही बता चुकी ये सॉलिड है, तो ये प्योर सॉलिड है, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसकी एक्टिविटी कंसेंट्रेशन 1 रहेगा, प्रेशर इसकी वजह से कुछ नहीं होगा. कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये भी आपका देख सकते हो सॉलिड स्टेट में है, तो इसकी वजह से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. तो अगर आप Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, और Kp के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2. दैट्स ऑल. ओके, तो जो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कंसेंट्रेशन हमने लिया, वो हमने किसके बराबर ले लिया, एज यूनिटी. 1 ले लिया, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्लियर गाइस? सो विद द हेल्प ऑफ दिस, अब आपको मैम ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया, लेट्स सी हु ऑल आर गोइंग टू अटेम्प्ट. आप सबको देखो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट ऑल योर कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी क्लियर. है ना, बिल्कुल क्लियर होके चलेंगे हम कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं. इस सेशन के बाद आपको इस पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है. सो लेट्स हैव अ लुक एवरीवन. सो देखिए, हम यहाँ पे अगर एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, दैट इज P4 solid is reacting with your 5 moles of oxygen in gaseous state and is in equilibrium with your P4O10 solid.
तो आपके पास ये रिएक्शन है, अब आपको इसका क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, सो व्हाट यू कैन सी, ये आपका प्योर सॉलिड स्टेट में है. सो दिस इज इन द सॉलिड स्टेट. आप क्या कहेंगे, इसका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा. सो यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, आप इसको नहीं कंसिडर करोगे अपने एक्सप्रेशन के टर्म्स में. हियर यू कैन सी, यहाँ पे भी P4 आपको सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप इसके कंसेंट्रेशन को नहीं कंसिडर करोगे. सो वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर योर O2. सो व्हाट आई कैन राइट इज 1 because it is a product by the concentration of product 2 raised to its power 5. So hence you can say the correct option here is your option number D is the correct one. Is it clear guys? I hope this is clear to all of you. तो यहाँ तक हमने देखा कि आखिरकार किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या पता लगा सकते हैं. ओके तो देखिए गाइस, हमारे पास जो के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये हम तभी बात करते हैं अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो के इक्विलिब्रियम only and only we talk when a reaction is reached to a state of equilibrium. तो जब भी आपके इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तभी आप वहां पे के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. ओके सो लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव हियर. हम इसको देख लेते हैं. तो हमने कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा था, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, लेट मी डिस्कस हियर. तो अगर मैम ने कहा कि आपके पास एक रिएक्शन हो रहा था, दैट मीन्स A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू योर C प्लस डी. तो जब हमने कहा एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपके पास A था, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 आवर. यू कैन सी यहाँ पे आपका ये, अगर हमने इसको ले लिया 10, लेट्स टेक इट एज 10, लेट्स टेक इट एज 10 ऑल्सो. यहाँ पे ये 0 0 था. उसके बाद आप देख सकते हैं ये 9 हो गया, ये 1 हो गया. Then you can see at time t is equals to 2 minutes या 2 hour. यहाँ पे ये 8 हो गया, ये 3 हो, ये मान लीजिए 3, ये हो गया आपका 2, isn't it? Similarly आपने कहा t is equals to 3, ये पहुंच गया 7, ये पहुंच गया 3. अब t is equals to 3 पे आपने देखा कि ये अब चेंज होने वाला नहीं है. This concentration is not getting changed. Okay? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या रीच कर चुका है, इक्विलिब्रियम को रीच कर चुका है. तो यहाँ पे जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे के इक्विलिब्रियम का, सो व्हाट यू हैव, कंसंट्रेशन इज 3 एंड हियर यू हैव 7 and 7. तो इस तरीके से आप केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमने देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद अब आपका कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं हो रहा है, अब वो कांस्टेंट हो चुका है. इसके बाद आपने जो भी टाइम पे देखा आपके पास यही वैल्यूज आ रही थी कंसेंट्रेशन की. तो आपने कहा ये वो सिचुएशन है जब क्या रीच कर गया, इक्विलिब्रियम. तो जब इक्विलिब्रियम रीच कर गया तो आपने यहाँ पे इसी के एक्सप्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख दिया. बट व्हाट अबाउट अगर हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखना हो अंडर दिस कंडीशन जब आपके पास देयर इज नो इक्विलिब्रियम, जब आपके पास यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, उन सिचुएशन में जब आपको ये एक्सप्रेशन लिखना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब आप उस एक्सप्रेशन को किस टर्म्स में लिखते हैं, तब आप उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ योर व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन. तब आप उस एक्सप्रेशन को किस टर्म्स में लिखते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन के टर्म्स में लिखते हैं. When there is no equilibrium, when what I can say, जब equilibrium नहीं होता आपके पास. So when it's not equilibrium, it's not in equilibrium. तो जब equilibrium नहीं होगा तब हम उसको reaction question बोलेंगे, और जब equilibrium होगा तो हम उसको equilibrium constant बोलेंगे. Is it clear? So only and only difference रहता है situation कैसी है, क्या वहां पे इक्विलिब्रियम है या क्या वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है. सो व्हाट आई कैन शो यू, व्हेन देयर इज नो इक्विलिब्रियम, यस और नो, देयर इज नो इक्विलिब्रियम. तो जब भी इक्विलिब्रियम नहीं है तो रिएक्शन क्वेश्चन, और जब भी इक्विलिब्रियम है
तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो है ये वही चीज. बट अब इसका फायदा क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन? तो इसका फायदा ये है कि हम अपने रिएक्शन के डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा. क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्या वो बैकवर्ड में जाएगा, या हमारा रिएक्शन कहाँ पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा. सो लेट्स सी किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे. सो देखिए Q हमारा वेरिएबल होगा यहाँ पे, तो आप देखिए किस तरीके से हम बताने वाले हैं. सो अगर हमने एक्सप्रेशन को Q के टर्म्स में लिखा, सो यू ऑल नो Q इज अगेन व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये आपका Q है एट एनी पर्टिकुलर टाइम, है ना, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज. ये किसी भी स्टेज पे आप ले सकते हो या स्टेट पे ले सकते हो. दिस इज योर Q, दैट इज इक्विलिब्रियम. नाउ इट इज नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट अब ये क्या कहलाएगा, आपका रिएक्शन क्वेश्चन कहलाएगा. तो अब देखिए अगर हमने कहा कि Q की वैल्यू ग्रेटर है, तो इस चीज को ऐसे समझिए, ये हमने एक बार बनाया और हमने कहा कि यहाँ पे Q दिखा रहा है और Q की वैल्यू ज्यादा है किससे, Kc से. ये वाला सेकेंड वाला बार हो गया किसका, Kc का, और फर्स्ट वाला बार हो गया Q का. तो जब Q की वैल्यू Kc के बराबर है, तो अब आप देख सकते हो Q को क्या करना पड़ेगा, Kc के बराबर पहुंचना पड़ेगा. अब हम कह रहे हैं यहाँ पे Q की वैल्यू ज्यादा है. सो लेट्स सी द फर्स्ट केस. सो फर्स्ट केस में जब हमने कहा Q ज्यादा है, सो व्हाट यू कैन से, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा. अब Q क्या चाहता है, Kc के बराबर पहुंचना. तो Kc के बराबर वो कैसे पहुंचेगा, तो देखिए Q को अब हमें क्या करना है, कम करना है. सो व्हाट वी कैन से, Q को अगर हमें कम करना है तो हमें प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा. यस और नो? तब हम चाहते हैं कि Q किसके पास पहुंच जाए, Kc के पास. तो Q कब Kc के पास पहुंचेगा, जब Q की वैल्यू डिक्रीज होगी. और Q की वैल्यू कब डिक्रीज होगी, जब प्रोडक्ट कम होगा. और प्रोडक्ट कैसे कम होगा, जब रिएक्शन किस तरफ जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो हम ये कह सकते हैं कि अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड, जब जब Q की वैल्यू ज्यादा होगी. और एक और केस ले लेते हैं. नेक्स्ट केस हमने ले लिया जब हमने कहा कि Kc इज ग्रेटर एंड Q इज स्मॉलर. तो नेक्स्ट केस में हमने कहा Q की वैल्यू कम है और Kc की वैल्यू ज्यादा है. तो जब आपकी Q की वैल्यू कम है गाइस और Kc की वैल्यू ज्यादा है, तब हम क्या कह सकते हैं कि Q किसके बराबर पहुंचेगा. सो लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट में हमने देखा Q की वैल्यू कम है, इट मीन्स प्रोडक्ट भी कम हुआ. अब हम क्या चाहते हैं कि Q कहां तक पहुंच जाए, Kc के बराबर पहुंच जाए. तो हम Q को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं. तो प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. यस और नो? तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड. और जब दोनों ही बराबर होंगे, Q और Kc दोनों ही बराबर होंगे, सो अंडर दिस कंडीशन हम कहेंगे कि रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है. सो बाय दिस सिंपल मेथड आप क्या पता कर सकते हैं, आप इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. इतना समझ आया तो मैं आपको दोबारा से एक बार थम्स अप दे दी कि किस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ योर Q एंड Kc. क्लियर? देखिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि Q की वैल्यू ज्यादा है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और Q की वैल्यू कम है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. Q को ध्यान रखना, Q ज्यादा है तो वो कम होना चाहेगा, Q कम है तो वो ज्यादा होना चाहेगा. ज्यादा होने के लिए वो प्रोडक्ट को बनाना चाहेगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. क्लियर एवरीवन? I hope this is clear to all of you. So now let's move ahead. Okay, so हम देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है. So what you have is any particular reaction. ये आपके पास एक रिएक्शन लिखा, आपने इसका QC का टर्म लिखोगे तो QC will be what? Concentration of C, concentration of D by the concentration of A raised to the power 2 by the concentration of B. है. और अगर हम at equilibrium बात करेंगे, so at equilibrium ये Q will be replaced by your Kc. Q की जगह क्या आ जाएगा, Kc. और ये सारे ही टर्म्स जो होंगे वो अब एट इक्विलिब्रियम लेंगे हम. ऑल द कंसेंट्रेशन टर्म वो ही कंसिडर करेंगे जो किस पे होने वाले हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होने वाले हैं. क्लियर? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट.
तो अभी तक तो हमने देखा कि किस तरीके से हम रिएक्शन के डायरेक्शन को पता कर सकते थे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम Q की ही मदद से what we are going to find is the extent of reaction। क्या हमारा रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब हमारा रिएक्शन क्या खत्म होने वाला है या नहीं खत्म होने वाला, क्या ये प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है या रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन है। तो हम ये किससे पता कर सकते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की कितना हमारा रिएक्शन हो गया, इसको भी हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc जो है या K इक्विलिब्रियम, ये हमें प्रिडिक्ट करता है रिएक्शन कहां तक पहुंचा। ओके, सो किस तरीके से इससे ये पता करते हैं हम आज ये भी सीखेंगे। सो गाइज यू ऑल कैन सी कि K इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। अब देखिए, अगर मैम ने आपको कहा कि K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा है, K इक्विलिब्रियम की या Kc की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो रिएक्शन है ये वैल्यू ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट इज मोर फेवरेबल। प्रोडक्ट इज मोर फेवरेबल है ना, प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा फेवर करेगा। Kc की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन कहाँ जा रहा होगा, फॉरवर्ड में जा रहा होगा, और रिएक्शन आपका खत्म ही होने वाला होगा। तो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा रिएक्शन, फॉरवर्ड में जा रहा होगा, है ना, और प्रोडक्ट फेवरेबल होगा। सिमिलरली अगर आप देख सकते हो कि सेकेंड, अगर हमने कहा Kc की वैल्यू इज लेस देन 1, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे जो 1 भी बोलते हैं और जनरली हम कंसिडर करते हैं एज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर 3 और वी कंसिडर एज लेसर देन 10 रेज टू द पावर -3। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि अब ये रिएक्टेंट मोर फेवरेबल है। यहाँ पे रिएक्टेंट आपका कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। जब रिएक्टेंट स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? सो नाउ योर रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बस इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं। और अगर Kp और Kc की वैल्यू इन दोनों की वैल्यूज के बीच में होंगी, +3 और 10 रेज टू द पावर -3 के बीच में होगी, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, सो आप देख सकते हैं जब भी K की वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम क्या कहेंगे, वहां पे आपका प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सो इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, प्रोडक्ट फेवरेबल। और अगर इसका रिवर्स करेंगे, लेसर वैल्यू होगी, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और रिएक्टेंट फेवरेबल होगा, मतलब वहां पे आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने बताई बाय सिंपली नोइंग द वैल्यू ऑफ योर इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को देख के। तो देखिए गाइस, हमने देखा आज किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डायरेक्शन को पता कर सकते हैं रिएक्शन का। हमने देखा किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं क्या हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट फेवरेबल होने वाला है या हमारा रिएक्शन रिएक्टेंट फेवरेबल होने वाला है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि आखिरकार इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, मतलब किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और हम इसके साथ खेल सकते हैं while solving our questions। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए फॉर सॉल्विंग our questions। So let's have a discussion here। देखिए एवरीवन, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सो व्हाट आई कैन से, ये आपके पास एक रिएक्शन है, यू कैन सी दिस फर्स्ट रिएक्शन, आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K1, और K1 को आप लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ C, कंसेंट्रेशन ऑफ D बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ B। यस और नो एवरीवन? आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब देखिए, अब जैसे ही आप सेकेंड इक्वेशन का, तो यहाँ पे हमने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ K1 और हमने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K2। ओके, सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू राइट फॉर K2, अगर हम K2 के बारे में लिखेंगे तो K2 इज व्हाट, कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ C और कंसेंट्रेशन ऑफ D।
सो नाउ व्हाट इज द रिलेशन, अब हम बात करें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, बिटवीन K1 एंड K2। तो देखिए गाइज, आपने सिंपली क्या कर दिया, आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे जो K2 है वो किसके बराबर है, इज इनवर्स ऑफ योर K1। जब आप K1 को उल्टा करके लिखोगे तो वो क्या देगा आपको, K2 ही तो देने वाला है। सो हम ये कहते हैं जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन से, ये आपका K1 है, जैसे आपने रिएक्शन को रिवर्स करा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट हम क्या देख सकते हैं, ये हमने एक रिएक्शन लिया, फर्स्ट रिएक्शन E प्लस एफ आपको G दे रहा है, एक ये सेकेंड रिएक्शन लिया हमने A प्लस बी आपको C प्लस D दे रहा है। अब इन दोनों ही रिएक्शंस को हमने ऐड कर दिया। सो ऑन एडिशन, जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, देखिए दोनों के रिएक्टेंट्स को ऐड कर दीजिए, A प्लस बी और E और F को ऐड कर दीजिए, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट की साइड पे ऐड कर दीजिए। सो व्हाट वी कैन सी कि जब भी आप रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनका जो फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। जो भी रिएक्शंस को आप एडिशन कर रहे हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। क्लियर, तो जो भी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस को ऐड करा, 4 इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। एक सिंपल सा रूल है। ओके, लेट्स सी अनदर रूल। सो अब हम देख सकते हैं कि क्या अगर हम इक्वेशन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए गाइस, जो आपका के इक्विलिब्रियम है ये स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है हम देख सकते हैं। अगर आप अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिएक्शन था, आपने देखा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1 फॉर फर्स्ट रिएक्शन। जैसे आपने सेकेंड रिएक्शन की बात करी तो आपने इस सेकेंड रिएक्शन में क्या करा, इस सेकेंड रिएक्शन को यू हैव मल्टीप्लाइड बाय हाफ। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करा, हाफ से। तो जब आप K2 लिखेंगे, सो इस रिएक्शन को आपने लिखा K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका हो गया K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब भी आप K2 को लिखोगे तो K2 क्या हो जाएगा, K1 की पावर हाफ। सो K2 इज इक्वल्स टू K1 टू द पावर n। n इज व्हाट, n जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी इक्वेशन को, जिस फैक्टर से। सो n इज द फैक्टर by which you are multiplying your equation। तो आप देखेंगे K2 is equals to K1 to the power half under root। Is it clear? So इस तरीके से आपके पास K2 और K1 में रिलेशन आ जाए। ओके गाइस, तो हमने देखा कि अगर हम इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इक्वेशन को रिवर्स करके लिख रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और अगर आप किसी भी फैक्टर से अपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो पावर, वो जो फैक्टर है वो नए इक्विलिब्रियम का क्या बन जाएगा, पुराने इक्विलिब्रियम की वो पावर पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। नॉट ओनली दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, इज योर टेम्परेचर। These are the only two factors जिस पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है और जिसकी वजह से वो चेंज हो सकता है। और कोई भी फैक्टर नहीं है जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सके, ना ही कंसंट्रेशन, ना ही प्रेशर, ना ही नंबर ऑफ मोल्स, none other factor other than your temperature and stoichiometric coefficients। क्लियर? तो देखते हैं हम किस तरीके से टेम्परेचर इज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, रोल ऑफ टेम्परेचर। सो रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो लेट्स हैव अ लुक एवरीवन। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है। So you can see this is your equation। We also call this equation as your Went Hoff equation, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी Went Hoff equation भी कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो K2 और K1 है, K2 and K1 these are the equilibrium constant। ये हो गए आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा H you can see is the enthalpy change, is the heat of reaction। So you can see is the enthalpy।
नाउ यू ऑल नो गाइस कि ये जो डेल्टा एच होती है इसकी दो तरीके से वैल्यू हो सकती है। एक ये पॉजिटिव वैल्यू दे सकती है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम जानते हैं रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम जानते हैं रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। सो व्हाट वी कैन से कि जब भी आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और T2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T1, तब आप देखोगे इक्वेशन में दैट log K2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन K1। सो वी कैन से कि K2 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी K1 से जब भी आप T2 को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? while on the other hand, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और अगर आप T2 को बढ़ाते हो देन T1, सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे आपका log K2 इज लेसर देन log K1। सो हम कहेंगे यहाँ पे K1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन K2। वैसे केसेस में K1 जो होगा वो ज्यादा होगा K2 से, मतलब कि अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा। वाई? अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये टॉपिक आपको समझ आया यहाँ तक, ऑल ऑफ यू? सो ये हमने देखा किस तरीके से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक गाइस। सो व्हाट यू कैन सी, आपको यहाँ पे रेशियो ऑफ Kp बाय Kc निकालना है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो अब आप देख सकते हो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज व्हाट, ये हमने पढ़ा था। सो रिलेशन बिटवीन Kp and Kc, so what we have studied that Kp is equals to Kc RT to the power delta Ng, yes or no everyone? तो ये रिलेशन हम देख चुके हैं, Kp is equals to Kc RT to the power delta Ng. So now we can say यहाँ पे जो आपका change in gaseous number of moles निकलेगा, so what we have is number of moles of product is 1 minus you can say is the number of moles of reactant. So how many number of moles of reactant you are going to have here is, so what you have is 3 by 2. So what you can have, isn't it? So this will be your number of moles and this will be the for reactant. सब आप देख सकते हो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, -1/2 मीन्स ये दिस इज कमिंग आउट इन नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम लिख सकते हैं Kp by Kc is equals to what, RT to the power -12. So this you can write it as 1 by root of RT. Yes or no? So hence you can say the correct option is your option number 1 as the correct option. Clear everyone? I think आप सबका आ चुका है ये। So देखिए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, है ना, कि आखिरकार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc, हाउ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको किसी रिएक्शन का डायरेक्शन बताएगा, किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आप अपने रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि वो प्रोडक्ट फेवरेबल है या रिएक्टेंट फेवरेबल है। आपने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चेंज हो जाता है, किस तरीके से इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। सो फाइनली व्हाट वी कैन से, कौन से फैक्टर्स थे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट कर सकते थे, तो हमने देखा था टेम्परेचर, इजंट इट? So we can say the expression of equilibrium constant is only applicable when the concentration attain equilibrium, है ना। तो जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तभी आप इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि क्या इनिशियल कंसंट्रेशन था, क्या फाइनल कंसंट्रेशन है, ये ओनली इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे ही बात करेंगे, है ना। इसकी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होती है किसी फिक्स टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाता है, और ये आपको कभी भी अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं बताता, क्योंकि डज नॉट गिव एन आइडिया टू और कितनी देर में इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पहले से ही। तो चलिए ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। सो हियर यू हैव सम क्वेश्चंस, सो लेट्स डिस्कस दिस गाइस। सो व्हाट इज गिवन टू यू, आपको यहाँ पे निकालना है रिलेशन बिटवीन द K1, K2 एंड K3। तो देखिए हम अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, सो व्हाट वी कैन राइट K1 एज योर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय H2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं CO बाय H2, यस और नो। हम K2 की बात करें, सो व्हाट वी कैन राइट इज CH4, here you have H2O by the concentration of CO
and H2 raised to the power 3. अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका CH4 है ना, और अगर हम यहाँ पे K3 की बात करें, सो व्हाट यू हैव K3 का एक्सप्रेशन CO2, और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की पावर 4 एंड देन यू हैव हियर CH4 और यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O रेज टू द पावर 2. तो ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है. सो हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दीज एक्सप्रेशन, है ना. तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पे आपके पास CH4 और ट्वाइस ऑफ H2O है ना. तो हम कह सकते हैं कि हमने CH4 को, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी A एंड B को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. A और B को जब आपने ऐड कर दिया, सो व्हाट यू हैव हियर इज CO2 का एक्सप्रेशन हो गया. ओके और B को भी आपने क्या कर दिया, इसके साथ ऐड कर दिया, है ना. सो व्हाट वी कैन हैव कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा. तो देखिए जैसे ही आपने क्या करा, CH4 और CO2 को, यहाँ पे आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ H2O. यस और नो गाइस. ओके जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे A एंड B को, सो व्हाट यू हैव ऑन एडिंग A एंड B, सो यू हैव CH4 plus CO plus twice of H2O is going to give you CO plus CO2 plus your 4H2, है ना. सो दिस यू कैन हैव, ये आपके पास आ जाएगा. सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आपके पास ये आ गया 4 of H2, सो व्हाट वी हैव हियर इज अनदर इक्वेशन. तो ये फाइनल इक्वेशन जो हमारी K3 है, सो व्हाट वी कैन हैव K3 एज योर CH4 plus CO, है ना. तो हम देख सकते हैं यहाँ से योर CO इज गोइंग टू गेट कैंसल आउट, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 इज गोइंग टू गिव यू CO2 एंड 4H2. तो सिंपली हम कह सकते हैं हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन कैसे आ रही है, व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड योर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो जब भी आप दो इक्वेशंस को ऐड करोगे तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. As we are going to multiply these two equilibrium constant, you will get the expression of K3. Okay, so this is how simply you can, just wait guys, है ना. ये हमने थोड़ा, yes, यहाँ पे ये आपका उल्टा हो गया ना, that's why it's getting confused. Okay, so make it correct. So यहाँ पे क्या हो गया आपका, concentration of CO or hydrogen to the power 3. Here you have CH4 and here you have H2O. So what you can see, simply you have to multiply the two. जैसे आप दो को मल्टीप्लाई करेंगे, you are going to get the final expression for K3. So we can say the correct option is your option number 2 has the correct option. Clear everyone? Very good. So let's have another discussion on this particular question. यहाँ पे आपको क्या दिया है, the equilibrium constant Kc for the reaction. Now let's see आप में से कौन कौन इसको attempt करेगा, है ना. So Kc for the reaction आपको दिया हुआ है. A reaction is given to as N2 gas is reacting with your O2 gas and giving you twice of NO gas. Okay, इसका आपको equilibrium constant given है Kc as your 4 into 10 raised to the power minus 4. Now you have to find for this reaction. ये reaction आपको कैसे है, जब आपने इसको reverse कर दिया. Reverse कर देंगे तो means आपके पास जो new K dash होगा that will be the inverse of Kc. Yes or no? और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाय द फैक्टर हाफ, है ना. आपने रिवर्स करके इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाय और 1/2. तो किसी भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा. सो व्हाट वी कैन से दैट K dash is equals to 1/4 into 10 raised to the power minus 4 to the power of half. So as you are going to solve this, what you will get the correct answer as your 50. Yes or no? आपके पास यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन और यही आपका आंसर आ रहा है. नॉट ओनली दिस, ये लास्ट में हम आपको एक रिलेशन बताएंगे बिटवीन द डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये डायरेक्ट आपको रिलेशन पता होना चाहिए, यू शुड डायरेक्टली नो दिस, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है. So delta G is what? Minus 2.303 nRT log K. So where delta G is the Gibbs free energy, K is your equilibrium constant. Okay, so this relation is important relation for your question solving. That's all guys for the today's session. I hope you all like this and you all guys can follow ma'am on Unacademy app. आप मैम की प्रोफाइल पे जाके मैम को फॉलो कर सकते हैं. Get more notifications for my classes. And I hope this session is useful to you all and you enjoyed this. And I hope you guys are going to subscribe the channel and don't forget to do that.
एंड डू प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, एंड सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर गाइस. बाय बाय एवरीवन.